हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने सेलिएंट फीचर कवर कर लिए थे। चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया था हमारा लक्ष्मीकांत का। आप लोगों ने हार्ड कॉपी तो आई होप ले ही ली होगी और साथ साथ इसके रिवीजन भी करते रहे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम देखेंगे प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, प्लस उन कीवर्ड्स का क्या मतलब है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं प्रीएम्बल्स के। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है, कि प्रीएम्बल जो लिखी हुई है उसके अंदर एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। उस मीनिंग के बाद में हम देखेंगे उनका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये हमारे इंडिया को कैसे एक डिफरेंट नेशन बनाते हैं अलग डिफरेंट कंट्रीज से। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तीसरा हम देखेंगे कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं इसके, फिर इन सभी कीवर्ड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इन सभी कीवर्ड्स का हमारी प्रीएम्बल के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है। और उसके बाद में हम देखेंगे प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उन सभी जजमेंट्स की स्टडी करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल्स है उसको हम क्या अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के ओरिजिनल टेक्स्ट से। अब इसके अंदर थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ है। वर्ल्ड के अंदर हम देखेंगे तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हमें बताता है कि ये एक नेशन जो बनने वाला है, इंडिया है या फिर कोई अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये नेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एक नेशन जो गवर्न होगा उस नेशन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ये नेशन कैसा होने वाला है, आने वाले टाइम पे इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं नेशन के अंदर, ये बताता है। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले देखें तो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। सबसे पहले दुनिया के अंदर जो प्रीएम्बल की शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले, कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करेगा, ये बताती है हमें प्रीएम्बल। और इसकी सबसे पहले शुरुआत वर्ल्ड के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई थी? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या होता है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे इंडिया का देख लो, चाहे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, चाहे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, उन सभी के अंदर प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई एक शॉर्ट के अंदर ये बता देंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन किन करेक्टरिस्टिक को एम करेगा, जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर रहने वाले लोगों को गवर्न करने के लिए जो मेन आइडियोलॉजी जो होगी वो क्या होने वाली है, ये बताता है हमारा प्रीएम्बल। समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल दूसरी चीज क्या बताता है? समरी। क्रक्स के अंदर, क्रक्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? यदि कोई पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकता तो उसको मेन थीम पता होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें बताता है हमारी प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल इज कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी कार्ड। जैसे कोई भी इंसान का आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड किसको बोलते हैं? हम प्रीएम्बल को बोलते हैं। अब इसके अंदर मेन टेक्स्ट देखेंगे हम प्रीएम्बल का है। प्रीएम्बल का अपने हिस्ट्री के अंदर क्या रिलेवेंस है? हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले प्रीएम्बल की बात कैसे हुई थी? अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो हुई थी उसके अंदर क्या दी थी? एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन के अंदर। तो हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव जो रिवॉल्यूशन है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, ये सब के सब क्या है किसके अंदर मिलेगा आपको? प्रीएम्बल के अंदर। तो उसके मेजर पार्ट को हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया है, इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस टाइम पे हमारे इंडिया की प्रीएम्बल बनाने उसका मेजर इंपॉर्टेंस रही है। 47 अब बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो प्रेम्बल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल थी, क्या उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो हम देखेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ लेगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपके प्रेम्बल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड इंक्लूड किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके अंदर दे रखा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसने कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हमने की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, की फीचर के अंदर भी हमने देखा था कि सेकुलरिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, लेकिन सेकुलरिज्म अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर पहले डिफाइन था, लेकिन सेकुलरिज्म क्या है हमारे प्रेम्बल के अंदर नहीं था। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ। तो आपको 3 वर्ड हमेशा याद होने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके प्रेम्बल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। यह है हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब पढ़ते हैं ओरिजिनल प्रेम्बल क्या है। ओरिजिनल प्रेम्बल के अंदर हर कीवर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक एक कीवर्ड को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ना ही कोई एक्सटर्नल रूप से कोई इंपोज कर रहा है, ना ही कोई दूसरी फॉरेन पावर है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, हम खुद को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और उसको हम फॉलो करने वाले हैं। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizens। अब इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कौन कौन से? ये क्या बोल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम रिजोल्व कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ले रहे हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया को हम कैसा बनाने वाले हैं? इंडिया पहले एक फिजिकल टेरिटरी थी सिर्फ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में इंडिया की एक क्या आइडियोलॉजिकल एक सिग्निफिकेंस मिला है। तो हम इंडिया को कैसा बनाने वाले हैं? जो इंडिया की जो टेरिटरी है, ये मान लो इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, इसके अंदर रहने वाले लोग कौन कौन सी चीजों को फॉलो करने वाले हैं? हम क्या चीज सोच रहे हैं कि हमारे इंडिया आने वाले टाइम पे कैसा बनेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को एक सोवरेन। सबसे पहला कीवर्ड है सोवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर। हम कैसा बनाने वाले हैं हमारे इंडिया को? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। शॉर्ट में इनके बारे में देखें, डिटेल में अब इसी चैप्टर के अंदर देखें। सोवरेन मतलब हम इंडिपेंडेंट है, ना ही हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके अंदर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हम अपने डिसीजन खुद लेने वाले हैं, ये होता है सोवरेन। दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी वर्क होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क होगा, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के लिए काम करेगी। जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली है, वो सिर्फ सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ये होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट समझ में आया? इसको डिटेल के अंदर इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, एक बार की नोट ले लेते हैं इनका। सेकुलर, सेकुलरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। सेकुलरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है इंडिया के स्टेट का कोई भी एक क्या रिलीजन नहीं होगा, इंडिया के अंदर रहने वाले हर सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो सेकुलर का मतलब हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। तो ये 3 कीवर्ड हो गए। अब नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर आगे डेमोक्रेटिक और अगला है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर के अंदर गवर्नमेंट हो, वो दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके अंदर डेमोक्रेसी है उसके जैसी होगी। और यहाँ की डेमोक्रेसी कैसी होगी? यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजेंगे, इलेक्ट करेंगे हम ये नहीं कि यहाँ पे किंगडम कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो रूल करेगा, वो वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग खुद चुनेंगे और वो लोग हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से अगला वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट के अंदर हम देखें, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट।
जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड कैसे होगा? जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो इलेक्टेड पोस्ट होगी, ना कि कोई मोनार्क होगा, कोई एक्स ऑफिशियल, कुछ नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन के साथ कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होता है, मोनार्क और मोनार्क के वंशज होते हैं। जबकि इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हमारा चुना हुआ आदमी होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन कैसे भी चुन के बजाओ, लेकिन रिपब्लिक का मतलब इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। फिर अगला क्या है? रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, एंड हम हमारे सभी सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर करेंगे? हमारे सभी सिटीजन्स के लिए हम कौन कौन सी वैल्यूज को सिक्योर करेंगे, क्या मिलेगा? ये बता रहा है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग कैसे होंगे, यहाँ का सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू आम आदमी को कौन कौन सी वैल्यूज मिलने वाली है। तो ये बोल रहा है टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन, हम हमारे हर सिटीजन के लिए क्या सिक्योर करने वाले हैं। अब देखते हैं एक एक वैल्यू। सबसे पहली वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर दे रखी है, इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या सिक्योर होने वाला। सबसे पहले हमें मिलेगा जस्टिस। जस्टिस कौन कौन से जस्टिस मिलेंगे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहां के जितने भी सिटीजन्स होंगे, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हम क्या देने वाले हैं? उनको जस्टिस मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। कौन कौन से जस्टिस मिलेंगे? क्या? सोशल, सबसे पहले इसके अंदर वर्ड लिखा है सोशल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। सोशल, कोई भी सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस सबसे प्राइमरी टूल होता है सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी को स्टेब्लिश करने का। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला? जस्टिस। जस्टिस सबसे पहले सोशल जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे सोसाइटी के लेवल पे सभी जस्टिस मिले, फिर इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा और फिर पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तो हमारे सिटीजन्स को क्या मिलने वाला है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर आगे क्या है? जस्टिस से अगला कीवर्ड क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये 5 वर्ड है इसके अंदर। थॉट, सोचने की, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रीडम कौन कौन सी मिलेगी? हर इंसान को थॉट प्रोसेस रखने की, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करने की, बोलने की आजादी मिलेगी। बिलीफ, बिलीफ मतलब रिलीजियस बिलीफ, आप किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी रिलीजन के अंदर बिलीफ रख सकते हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। फेथ मतलब गॉड के एस्पेक्ट के अंदर आप किसी भी गॉड को मान सकते हैं, कोई भी पंथ को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। तो हमें क्या मिला? जस्टिस मिला। जस्टिस से आगे वाला पॉइंट क्या मिला? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी। लिबर्टी किसी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अगली क्या है? इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी मतलब बराबरी मिलेगी। यहां पे इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों को क्या मिलने वाली? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबरी। कौन कौन सी इक्वलिटी मिलेगी? कौन कौन से रेस्पेक्ट में? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। स्टेट के सामने हर सिटीजन बराबर होगा। जो एक इंसान के ऊपर लागू होगा वो ही दूसरे इंसान के ऊपर लागू होगा। कोई भी हाई क्लास को अलग प्रिविलेजेस नहीं है, कोई लो क्लास को कम प्रिविलेज नहीं। स्टेट के सामने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हर इंसान को इक्वल रूप से ट्रीट करेगा। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। स्टेटस के बाद में क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर इंसान को बराबर रूप से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगा स्टेट। ये नहीं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं हम हर किसी को क्या अप्लाई करने की आजादी है, हर किसी को जो भी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और हम इन सभी लोगों के बीच में जो इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले हैं इनके बीच में क्या प्रमोट करने वाले हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या प्रमोट करेंगे? एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। हम एक ऐसी कंट्री बनाने वाले हैं, ये हमारी कंट्री का इंट्रोडक्शन है। हम कैसी कंट्री बनाने वाले हैं? जिसके अंदर लोगों के अंदर क्या? फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा, भाई बंधुता से लोग सभी एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे। फ्रेटर्निटी एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अगला क्या है?
अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, किसी को भी इनह्यूमन नहीं ट्रीट किया जाएगा, हर इंसान को एक रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे हर इंसान की इक्वल वैल्यू होने वाली है। यहाँ पे इन डिग्निटी मतलब एक आदमी को एक गरिमा के साथ ट्रीट किया जाएगा, ये नहीं कि किसी भी कास्ट बेस पे, क्या रिलीजन बेस पे, कोई लैंग्वेज बेस पे, क्या रेशियल बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या फ्रेटर्निटी भाईचारा को बढ़ाएंगे, प्लस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंडिया के अंदर क्या होगा, इंडिया की यूनिटी के लिए काम करेंगे और इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे, अखंडता के लिए काम करेंगे, इंडिया हमेशा यूनाइटेड रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। तो हमें क्या क्या मिली वैल्यू, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल रूप से प्रेशर नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व, हम एक रिजोल्यूशन ले रहे हैं, किस चीज का रिजोल्यूशन ले रहे हैं, हम अपना देश का रिजोल्यूशन ले रहे हैं, हम हमारा देश कैसा बनाने वाले, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं, सॉवरेन, हम एकदम आजाद होंगे, आजाद मतलब सॉवरेन मतलब हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 वर्ड हैं। इसके बाद में क्या हमने देखा, और इंडिया के सिटीजन्स को क्या मिलने वाला है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस के बाद में लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी मिलेगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लिबर्टी, लिबर्टी होगी, जस्टिस हो गया। उसके बाद में क्या, इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी कौन सी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में हम देखें हम लोगों के अंदर क्या प्रमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। उसके आगे हमने क्या देखा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यहां तक हमने देखा। इसके बाद में क्या, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर प्रेम्बल पास हो रही है, प्रेम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर सबसे एंड में पास हुई थी, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रक्स निकाल के हम पेश कर सकें दुनिया के सामने, ताकि यहाँ के लोगों को पता रहे हमारी वैल्यूज क्या है, कोर वैल्यूज। यदि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकता तो वो कोर वैल्यूज, तो हम देखेंगे एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक 12 तक की बुक्स के ऊपर या फिर कोई स्टेट बोर्ड की बुक, तो पहला पेज जो होता है प्रेम्बल का होता है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ, इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये प्रेम्बल कहां पे पास हुई है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर पास हो रही है। कब, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एक प्रेम्बल को पास किया है। एंड हेयर बाई अडोप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, एंड गिव टू अवर सेल्फ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हैं हम, हेयर बाई, हम ये शपथ लेते हैं कि अडॉप्ट करेंगे, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर खुद लागू कर रहे हैं, प्लस इनेक्ट भी हो गया, मतलब आज से शुरू हो गया। एंड टू गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी कीवर्ड आए हैं, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ाई करें। अब प्रेम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर ये पूछ सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड है, या फिर ये पूछ सकता है सोवरेन क्या होता है, या फिर सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी क्या होता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें पूछ सकता है। और इसके अलावा क्या पूछेगा, क्या प्रेम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है, नहीं किया सकती है, प्रीलिम्स के। मेंस के अंदर ये पूछेगा कि सोवरेन होता क्या है, रिपब्लिक होता क्या है, ये सब चीजें, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंतर क्या है रिपब्लिक वर्ड के अंदर, ये छोटे छोटे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया ना, सोवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। अब देखते हैं इसके सारे कीवर्ड्स देखते हैं डिटेल के अंदर। अब प्रेम्बल के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रेम्बल ये बताती है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। ये प्रेम्बल जो बना रहे हैं ये लोग कौन है, प्रेम्बल जो हमारे आज की डेट के अंदर लागू है, उस प्रेम्बल को दिया किसने है, सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले प्रेम्बल ये बताती है सोर्स ऑफ अथॉरिटी द पीपल ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, नेचर कैसे हुआ इंडियन स्टेट का, इंडिया के स्टेट, हमारा जो देश बनाने जा रहे हैं हम, ये उस टाइम की बात है जब हम आजाद हो चुके थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो ये लोगों को बताना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम कौन सा देश की
एक कल्पना करने जा रहे हैं, ये कल्पना के अंदर हमारा देश कैसे होने वाला है, तो ये नेचर बता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने हुए हमारे देश का। तो हमारा देश कैसा होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस तरह का हम एक देश बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या रहेगा, यहां जो रहने वाले सिटीजन्स को क्या मिलने वाला है, और अलग दुनिया के देशों से हमें क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव है जैसे जस्टिस, हर इंसान को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, हर इंसान को यहाँ न्याय मिलेगा, प्लस लिबर्टी मिलेगी, हर इंसान को एक आजादी मिलेगी। कौन कौन सी आजादी मिलेगी वो हम देखें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी मिलेगी। यहाँ इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और यहाँ पे रहने वाले सभी लोग आपस में एक भाई बंधुत्व से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। आगे क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन, ये बताता है हमने किस तारीख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल को इनेक्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ये 26 नवंबर 1949। ये इसकी की पॉइंट थे। अब हम देखेंगे की वर्ड्स कौन कौन से हैं प्रेम्बल के अंदर, उनका एक्चुअल मतलब क्या है, पूरी डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमने कीवर्ड कौन सा देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड कौन से हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये सभी वर्ड आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इनका मतलब क्या है, जो हमारा देश बनने वाला है वो कैसा देश बनने वाला है। इंडिया जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं, किस आइडियोलॉजी पे इंडिया काम करेगा। सबसे पहले हमारा कीवर्ड था, हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी स्टेट होता है, कोई भी कंट्री होती है, कोई भी दुनिया के अंदर देखिए, यदि वो कंट्री सॉवरेन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है वो अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर के अंदर काम नहीं करेगा, वो अपने सभी के सभी डिसीजन ऑटोनॉमस तरीके से लेगा। सॉवरेन का मतलब संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब ये होता है, जैसे हम इसके अंदर पढ़ते हैं सॉवरेन का मतलब क्या है, सॉवरेन इंप्लाइज द इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नोर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ना ही हम किसी दूसरी दुनिया के अंदर देश के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे डिसीजन लेने के लिए, ना ही किसी और का हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा डे टू डे काम करने के लिए। डोमिनियन भी नहीं बनेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डोमिनियन स्टेटस आज भी है, कनाडा के अंदर बोलते हैं आज भी डोमिनियन स्टेटस है। जब हम आजाद हुए थे तब हमें डोमिनियन स्टेटस ही दिया गया था, क्रिप्स मिशन के अंदर या 1940 के रेजोल्यूशन के अंदर जितने भी आए थे। तो लेकिन हमने उसको कैंसिल करके क्या बनाया, सोवरेन बनाया। सोवरेन मतलब हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ऑटोनोमस हैं, ऑटोनॉमी यूज करेंगे। तो हम ना ही डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, ना ही डोमिनियन है किसी और नेशन के, हम किसी और नेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज नो अथॉरिटी अबाउट इट, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम हमारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेंगे, हमारे ऊपर कोई भी कंट्री नहीं है। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, हम फ्री हैं, हमारे जितने भी अफेयर हैं, जितने भी डे टू डे डिसीजन है जो इंडिया के लिए इंटरेस्ट में लेने, वो सब के सब हम इंडिपेंडेंटली लेंगे, हमारे ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर का, कोई कह दे यूएस का प्रेशर है, नहीं, हम अपने कंट्री को सोवरेन बना रहे हैं। सोवरेन का सबसे पहला मतलब होता है इंडिपेंडेंट, हम पूरी दुनिया की कंट्री के किसी के भी दबाव में काम करने वाले नहीं है, हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लें, ये होता है सोवरेन का मतलब। फिर लोग बोलते हैं आपने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले रखी है, आपने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ले रखी है, तो क्या आपके सोवरेनिटी चली गई? नहीं, कोई भी देश यदि कॉमनवेल्थ का मेंबर बनता है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनता है, तो उसका सोवरेनिटी से लेना देना नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। आज हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, कल हम रहें ना रहें ये डिसीजन हमारे ऊपर है। ये नहीं कि हम एक बार यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन गए होंगे सभी चीजें हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सोवरेन के अंदर एक पावर होती है, कोई भी सोवरेन स्टेट होता है तो उसके पास पावर क्या होती है, आप किसी टेरिटरी ले भी सकते हैं
और अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकते हैं। सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर अक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो हम अपनी टेरिटरी, नई टेरिटरी एक्वायर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पुर्तगीज से, फ्रेंच से, पुर्तगीज से हमने क्या लिया, गोवा लिया, दमन एंड दीव लिया। फ्रेंच से हमने क्या लिया, पुडुचेरी लिया। तो हमने दूसरी कंट्री से हमने टेरिटरी ली भी है, प्लस अपनी टेरिटरी के छोटे हिस्से दिए भी हैं। जैसे लैंड डील हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, हमने थोड़ी कुछ पंचायत, कोई ब्लॉक बांग्लादेश को दिए थे और एक्सचेंज में हमने बांग्लादेश से कुछ लैंड ले ली थी। तो ये डिसीजन लेना कि आपके पास क्या लैंड है क्या नहीं है, ये सब के सब डिसीजन इंडिया खुद लेगा और इंडिया अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री होगा। तो ये है पहला पॉइंट, क्या है कीवर्ड का, सॉवरेन। सॉवरेन से अगला पॉइंट क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सोशलिस्ट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था? नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है उसके अंदर, ओरिजिनल प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। फिर सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, क्या सबसे पहले ये देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द 1976 था। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डे। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लिसिट बहुत सारी चीजें थी जो सोशलिज्म की तरफ झुकी हुई थी। जैसे हमारे डीपीएसपी हैं जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसमें पे पैरिटी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेबर के वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के अंदर सोशलिस्ट करेक्टर था, लेकिन एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं था। ये एक्सप्लिसिट रूप से प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया, ठीक है। इसका हिस्टोरिकली क्या है, हिस्टोरिकली सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, हमने अवधि सेशन हुआ था एक कांग्रेस का 1955 मर्जर अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हिस्ट्री के अंदर देखें तो अवधि सेशन के अंदर हमारे कांग्रेस ने कहा था, जो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने कहा था हम इंडिया के अंदर सोशलिस्ट टाइप के सोसाइटी या नेशन बनाना चाह रहे हैं। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना हो। सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। अब सोशलिज्म का मतलब सिटीजन का वेलफेयर, सिटीजन का वेलफेयर का आप बताओ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे जेंडर पैरिटी दी जाएगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की दिया जाएगा, वर्कर के वेलफेयर के लिए काम होंगे, चाइल्ड हो गया, एल्डरली हो गया, वर्कर हो गया, पीजेंट हो गया, हर सेक्शन के लिए वेलफेयर के लिए स्टेट काम करेगा। तो सोशलिज्म भी दो तरीके का होता है। एक सोशलिज्म होता है हमारा, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं और गांधीयन सोशलिज्म भी बोलते हैं, और एक कंप्लीट सोशलिज्म होता है जैसे चाइना और रशिया, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा सोशलिज्म को अपनाया हमारे इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि कंप्लीट स्टेट सारी काम नहीं करेगा। सोशलिज्म के अंदर, कंप्लीट सोशलिज्म में क्या होता है, स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज होंगे और स्टेट सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली, ताकि सोसाइटी के हर सेक्शन का वेलफेयर हो, जैसे रशिया और चाइना। लेकिन हमने कौन सा सोशलिज्म को अपना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, सभी मिलके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारा सोशलिज्म कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, आल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मैंने आपको क्या बताया, स्टेट सोशलिज्म, जहां पे हर रिसोर्स, हर चीज की ओनरशिप किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर चीज की ओनरशिप होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। जो भी करेगा स्टेट करेगा, हर चीज के लिए काम कौन करेगा, स्टेट। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट भी होता है, प्लस प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों मिलके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। सोशलिज्म इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युनिस्टिक के अंदर क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है हर चीज का, हर चीज की ओनरशिप किसके पास होती है, नेशन के पास होती है। जबकि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, ये समझ में आया। जबकि हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, ऑन द अदर हैंड फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी,
इकोनॉमी कैसी होगी कि मिक्स ऑफ वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट इन द सोशल वेलफेयर। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा प्लस प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, दोनों मिलकर सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ प्राइवेट सेक्टर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कैसे काम करे। जैसे CSR होता है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दुनिया के अंदर इंडिया ने, सिर्फ इंडिया ने ही लगा रखा है कंपनी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो कंपनी होती है अपनी प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक, कम्युनिज्म, हाँ, इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। जितने भी रिसोर्स होंगे, मेट्रो होंगे, एयरपोर्ट होंगे, रोड होगी, रेल होगी, सबके ऊपर ओनरशिप किसकी होगी? स्टेट की होगी। हाँ, इसके जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ क्या है, कोई भी देख लें, PPP मॉडल पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, या फिर कई देखेंगे एयरपोर्ट की, बहुत सारे एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाले प्राइवेट सेक्टर भी हैं, या फिर कई प्राइवेट एयरपोर्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन उन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट की ही चीज चलेगी। जैसे यूके के अंदर हम देखेंगे, यूके के अंदर जो रेलवेज थी पहले किसकी थी? गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, अब प्राइवेट ऑपरेट करते हैं। लेकिन रशिया के अंदर आप देखेंगे तो हर चीज की ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। सरकार आपसे आपकी जमीन ले भी सकती है, सरकार आपको कुछ दे भी सकती है। ठीक है, इंडिया का क्या है? इंडिया की मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। दूसरा मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का मतलब प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे। कंप्लीट यदि देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू काम होता है तो यूएस के अंदर होता है, और कंप्लीट सोशलिज्म देखना है तो आपको क्या रशिया के अंदर देखना है। ठीक है, और हम इन बिटवीन इसके दोनों के बीच के अंदर काम करते हैं। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये है। हमारे यहाँ क्या करता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ साथ मिलके वेलफेयर के लिए, सिटीजन के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड, हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, अब सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमारा जो सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ किसके लिए, स्टेट किसके लिए काम करेगा? पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए, डिजीज के लिए, इनइक्वलिटी को खत्म करने, अपॉर्चुनिटीज, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए काम करेगा। मतलब हमारा स्टेट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, हेल्थ के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर चीज। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ द मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। मार्क्सिज्म मतलब कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मार्क्स क्या कहते थे? जितनी भी प्रॉपर्टी है इन सब के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, सारा रोल किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट सेक्टर का। तो ये मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले रशिया होते हैं, जबकि हम गांधीयन के अंदर क्या है? हम क्या इसके अंदर क्या है? मिक्स इकोनॉमी को अपनाते हैं। ठीक है, लर्निंग हेवीली टुवर्ड्स द गांधीयन, और हमारा सोशलिज्म के गांधी के सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन है। इंक्लाइन है मतलब मिक्स इकोनॉमी की तरफ इंक्लाइन है। ठीक है, अब आगे क्या है? अब ये बोल रहा है लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट ट्रेंड जैसे LPG रिफॉर्म हो गए, जो भी प्राइवेटाइजेशन के लिए जितने भी इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट, ये सब क्या है? हमारा सोशलिज्म को एक प्रकार से, हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट की ओनरशिप यदि डाइल्यूट हो रही कोई चीज के अंदर तो वो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम सोशलिस्टिक करेक्टर से कैपिटलिस्टिक करेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जैसे लेबर रिफॉर्म करते हैं, उन सारी चीजों। ठीक, समझ में? सोशलिज्म मतलब स्टेट किसके लिए काम करेगा? वेलफेयर ऑफ सिटीजन। हमारा सोशलिज्म कौन सा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर मिक्स इकोनॉमी। हमारे सोशलिज्म के अंदर क्या है? स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, जबकि कंप्लीट सोशलिज्म, कम्युनिज्म आपको कहां देखने मिलेगा? रशिया में, और कैपिटलिज्म का पीक आपको देखने मिलेगा USA। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, सेक्युलर। सेक्युलर हमने सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखा था। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। क्या? स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल रूप से ट्रीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ईरान है, ईरान क्या? थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक मतलब वहां के जो धर्म गुरुज होते हैं उनके अनुसार वहां का
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होते हैं उन सभी आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी थियोक्रेटिक स्टेट है, जबकि हम कैसे हैं, हम एक सेकुलर स्टेट। अब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, सेकुलरिज्म के अंदर पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्या सेकुलरिज्म ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था प्रियम्बल के अंदर? नहीं। सेकुलरिज्म को हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सेकुलर 2 was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. However, the Supreme Court क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है द वर्ड सेकुलर, हमारे यहाँ एक्सप्लिसिट सेकुलरिज्म कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है? 42nd से। जबकि पहले से सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। जैसे हमने देखा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के अंदर देखा था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर देख सकते हैं हम आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर इक्वलिटी ऑफ वर्शिप है, रिलीजन को मानने की है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 भी है, या फिर जितने भी आर्टिकल जो भी प्रोविजन देखते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट रूप से अलग से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर सेकुलरिज्म ऐड हुआ। किसके अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पार्ट के अंदर। जैसे आर्टिकल 25 to 28 गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? रिलीजन की फ्रीडम देता है। जो रिलीजन की फ्रीडम किस चीज से रिलेटेड है? सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडेड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म होता है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव में के अंदर क्या, स्टेट सपोर्ट करता है यदि कोई रिलीजन के अंदर कोई कमी आ रही हो, कोई रिलीजन के लोग कम हो रहे, जैसे जियो पारसी स्कीम हमने चला रखी है ताकि पारसी लोग, जो पारसी धर्म के लोग हैं, उनको इक्वलिटी मिल सके और रिलीजन के कंपैरिजन में। कोई छोटे से छोटा रिलीजन है उसको भी इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। तो ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है सेकुलरिज्म का? स्टेट और रिलीजन के अंदर कंप्लीट सेपरेशन होगा। स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे वेस्ट के अंदर जितने भी सेकुलरिज्म देखेंगे आपने क्या है, वो क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, जहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होती है चर्च और स्टेट के बीच में। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। ठीक है, all the religion in our country irrespective of their strength have the same status and support from the state। स्टेट चाहे एक रिलीजन के 100 फॉलोवर हो, चाहे एक रिलीजन के 100 करोड़ फॉलोवर है, स्टेट दोनों को इक्वल रूप से ट्रीट करेगा, इक्वल रूप से सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो ये कहना है पॉजिटिव सेकुलरिज्म का, मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस होगा लेकिन पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा। जबकि वेस्ट के अंदर क्या होता है, यूके के अंदर देखेंगे, फ्रांस के अंदर देखेंगे, यूएस के अंदर देखेंगे, कंप्लीट सेपरेशन है। चाहिए कोई 100 मेंबर हैं कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाले, यदि उनकी संख्या कम भी हो रही तो स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म में और वेस्ट के सेकुलरिज्म में अंतर ये है। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन कहां पे है? वेस्ट के अंदर। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहां पे है? इंडिया के अंदर। ठीक, अगला कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो सुप्रीम पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी। ठीक है, डेमो मतलब पीपल, आर की मतलब सुप्रीम पावर। दो रूल किसका होगा? पीपल्स का रूल होगा, ना कि कोई किंग का होगा, ना ही किंग के वंशजों का होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी मतलब एक टाइप ऑफ सिस्टम जिसके अंदर क्या है, डेमो मतलब पीपल्स का राज होने वाला है। तो डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जो लोगों की विल होगी वो ही रूल करेगा। ठीक है, दूसरा पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। हमारे यहां सुप्रीम पावर कौन होगी? पीपल होगी। तब कहते हैं चुनावों के अंदर जनता जनार्दन है।
जनता जनार्दन का मतलब ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जिसको वोट करेंगे पीपल, जो भी लोग वोट, जिसको लोग पीपल वोट करके जिता के भेजेंगे वो ही आदमी रूल करने वाला है। यहाँ पे कोई ये मोनार्की नहीं होगी, कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसे सऊदी अरब के अंदर आज भी किंग रूल चलता है, यूएई उसके अंदर आज भी किंग रूल चलता है, राजा के बेटे राजा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिटीजन्स ने जिसको वोट दिया वो ही चुना जाएगा। तो डेमो मतलब पीपल, आर की मतलब राज करने का तंत्र। तो डेमो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। अब डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? डेमोक्रेसी होती है दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट चुनते हैं जो कि रूल करता है। क्या हम जो रूल करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट चुनते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम जिसको चुनेंगे वो आगे जाके हम सरकार कौन बनाएगा उसको चुनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है, पंचायत के चुनाव के अंदर सरपंच का जो वोट डालते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमने जिसको सरपंच का वोट दिया यदि वो जीतता है तो वो रूल करेगा इसके ऊपर, पंचायत के, वही गांव की सेवा करेगा। उसके बीच में और हमारे बीच में, उसके और हमारे बीच के अंदर कोई इंसान नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जैसे एमएलए और एमपी को हम चुनते हैं, हमने एक एमएलए को चुना, उस एमएलए ने आगे जाके जिसके फेवर में वोट दिया वो सरकार बनाता है, वो रूल करता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। यदि हमारी पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखेंगे सरपंच का चुनाव हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे जैसे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनती है, हमारा एमएलए आगे जाके वोट करता है, उसकी स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, और हमारा एमएलए जाके किसको वोट करता है? संसद के अंदर, तो वहां की सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आया? तो ये जब यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट को वहां के सिटीजन डायरेक्ट चुनते हैं, उनके और प्रेसिडेंट के बीच में कोई सांसद नहीं होता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच के अंदर एक सांसद होता है, तो इसलिए हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमारा और सीएम के बीच के अंदर एक एमएलए होता है, इसलिए हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रधान हो गया ब्लॉक लेवल पे और जिला प्रमुख हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल है। सरपंच को हम डायरेक्ट चुनते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यही इसके अंदर बता रखा है। डेमोक्रेसी कितने तरीके होती है? टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट होती है सीधी और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं? पीपल एक्सरसाइज देयर वोट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। यहाँ पे सुप्रीम जो पावर होगा उसको चुनने का अधिकार पीपल के पास होगा। एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर देखते हैं, देयर आर द 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके से रेफरेंडम करना, आम आदमी से पूछें कि आप क्या चाहते हो, उसको कहते हैं रेफरेंडम। ये मतलब आम आदमी यदि आप कोई भी एक्ट चाहते हो तो आप वोट कर सकते हैं, डायरेक्ट वो बन जाएगा रेफरेंडम। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव इसके अंदर कहते हैं आम आदमी खुद इनिशिएटिव लेते हैं, 10, 100, 50 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और बोलेंगे ये लॉ बनाया जाए, तो वो लॉ बन जाएगा। रेफरेंडम ऊपर से आता है, इनिशिएटिव नीचे से। ठीक है, रिकॉल, यदि आपको लगे कि आपका जनप्रतिनिधि, यदि आपका चुना हुआ आदमी काम नहीं कर रहा तो आप उसको हटा भी सकते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉल। और चौथा क्या है? प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यदि आप वोटिंग करानी है तो उसको बोलते हैं प्लेबिसाइड, जैसे यूके के अंदर ब्रेक्जिट के ऊपर हुआ था प्लेब। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक, लेकिन ये हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, representative elected by the people exercise their supreme power and thus carry on the government and make the law. This is type of representative democracy or two type, parliamentary government और presidential। तो हमने देखा क्या डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे पीपल सुप्रीम पावर होती है, पीपल जिनको चुनते हैं वो लोग उसके स्टेट के अंदर रूल करते हैं। जैसे ही हम जिसको चुनेंगे यदि वो रूल कर रहा है तो फिर क्या है? डेमोक्रेसी है। जैसे एग्जांपल इंडिया, डेमोक्रेसी कहां पे नहीं है? यूएई, सऊदी अरब, इनके अंदर देखते हैं हम, वहां पे राजा का रूल होता है। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमने जिसको वोट दिया यदि वो डायरेक्ट रूल करता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमने जिसको वोट दिया उसने आगे जाके किसी और को चुना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंट जो चुना जाता है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल।
ठीक है। अब डेमोक्रेसी के अंदर जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, अब हमारी डेमोक्रेसी कैसी होगी, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हम जिनको चुनेंगे वो आगे जाके किसी और को चुनेंगे, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे जहां पे लॉ बनेंगे। तो हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी लोग सुप्रीम है, और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे वेलफेयर के लिए पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है। अंडर विच एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर लोग चुनते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव आके जाके लॉ बनाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, और जो भी रूल करते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एंड अडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किस तरीके की होगी, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या वोट देने का अधिकार हर किसी को बिल्कुल होगा। कई डेमोक्रेसी ऐसी है जिसके अंदर वोट देने का अधिकार सिर्फ 10% लोगों को ही है, कईयों के अंदर 20% लोगों हैं। हमारे यहाँ हर इंसान को जो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के पार जाएगा, जैसे 18 साल हमने लिख रखी है, तो 18 साल से बड़ा जो भी होगा हर इंसान को वोट देने का अधिकार हो। तो हमारी डेमोक्रेसी कैसी होगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड, हर इंसान को वोट देने का अधिकार होगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक इलेक्शंस। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारे यहाँ पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। टाइम खत्म होने के बाद में यदि पावर चेंज हो रही है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है। यदि टाइम खत्म होने के बाद में पावर चेंज नहीं हो रही, एक ही इंसान 100-200 साल रूल कर रहा है, तो मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। तो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम इलेक्शन होना ये भी एक सिंबलाइज करता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी टाइम टू टाइम पीरियोडिक इलेक्शन हो रहे हैं तो टाइम टू टाइम काम कर रही है। रूल ऑफ लॉ है तीसरा। क्या है, जो लोग हमारे चुने हुए लोग बनाते हैं वो लोग ही इंप्लीमेंट होते हैं, ये बताता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यूं नहीं कि किसी और ने, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर लॉ बना रहा है, या फिर लॉ जो कि हमारे चुने हुए लोग नहीं बना रहे वो इंप्लीमेंट है, ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, जो हमारे चुने हुए लोग बनाएंगे और वो ही इंप्लीमेंट होंगे। फिर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। यदि कोई लॉ ऐसा बनता है जो कि कोई इंसान लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो उसको सजा देने के लिए जुडिशरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी एक डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है। अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, और यहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर इंसान को वोटिंग देने का अधिकार होगा। तो ये बताता है हमारी डेमोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है। और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए। डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रेम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं, सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमी के अंदर भी डेमोक्रेसी। इकोनॉमी के अंदर हर इंसान अपने शेयर रख सकता है। ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था इस चीज के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर हमारी कौन कौन सी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल है। इस चीज को लोगों ने पूछा भाई कैसे है हमारे यहाँ बताओ, तो इन्होंने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द थ्री बेस एज ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। जब तक सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हो सकती। सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी, हर इंसान को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। जैसे शुरुआत की इंडिया के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम पे हर आदमी के पास इतनी पावर नहीं थी वो चुनाव लड़ सके। आज भी हमारे यहाँ इतनी पावर बहुत कम लोगों एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो ये बताया था उस टाइम पे कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, हर इंसान को राइट नहीं मिलेंगे पॉलिटिकल रूप से, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले दो ही पार्टियां होती थी, अब धीरे धीरे और भी पार्टियां आ रही है, रीजनल पार्टी भी आ रही है, आम आदमी भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है।
शुरुआत के अंदर हमने देखा कि एलिट क्लास के लोगों ने ही बहुत ज्यादा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब हर गांव के अंदर से लोगों, हर जिले डिस्ट्रिक्ट में नए लोग फेसेस आ रहे हैं, तो ये बता रहा है हमारी सोशल डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हो रही है, सोसाइटी भी पावरफुल हो रही है। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? सोशल डेमोक्रेसी मीन द वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इन्होंने कहा था सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आएगी? सोशल डेमोक्रेसी जब आएगी जब हर इंसान को क्या मिलेगी? तीन चीजें, इनको बोलते हैं ट्रिनिटी। क्या? लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले और फ्रेटर्निटी मिले। अब इनसे पूछा भाई लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी से क्या होगा? तो बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब प्रियम्बल के ऊपर डिबेट चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि सोशल डेमोक्रेसी जब आएगी जब हर आदमी को लिबर्टी मिले, लिबर्टी मतलब आजादी, बोलने की, पार्टिसिपेट करने की, हर प्रोसेस के अंदर उसको वोट देने की, हर चीज की आजादी मिलेगी। इक्वलिटी मतलब बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे चुनाव लड़ने का मंच हो, चाहे वोट देने का मंच हो, कोई भी तरीके। लिबर्टी, इक्वलिटी और तीसरा फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और ये सब होने के बाद में भी भाईचारा बना रहे, तब उसको एक्चुअल सेंस में बोलेंगे सोशल डेमोक्रेसी। अब इन्होंने कहा था यदि इनमें से एक भी चीज यदि नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलना इम्पॉसिबल है। जैसे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ये तीन है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीन चीजें हैं जो मिलके सोशल डेमोक्रेसी बनाते हैं। ये तीन चीजें मिलके सोशल डेमोक्रेसी बनाते हैं। अब इस चीज को आराम से समझो, इस चीज का मतलब क्या है? तीन चीजें, सोशल डेमोक्रेसी कहां से आ गई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पढ़। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन का हो, चाहे वोट देने का हो, चाहे इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, या फिर आम आदमी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, हर चीज के अंदर आपको बराबरी मिलनी चाहिए और जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी हो उसके ऊपर लोगों का चुना हुआ आदमी ही बैठना चाहिए। ये होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फिर उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक नहीं मिलेगी जब तक सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आएगी? तो उन्होंने बोला लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। यदि तीन चीजें सोसाइटी के पास हैं तो वो सोशल डेमोक्रेसी भी है। अब इनसे पूछा कि क्या लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तीनों एक साथ आ सकती हैं, अलग अलग भी मिल सकती है क्या? इन्होंने बोला नहीं, ये तीनों एक साथ होंगी तभी सोसाइटी में डेमोक्रेसी होगी। बोला कैसे? तो इन्होंने बोला यदि आदमी को लिबर्टी मिल गई और इक्वलिटी नहीं मिली तो क्या होगा? लिबर्टी मिल गई, इक्वलिटी नहीं मिली, इसका मतलब हो गया कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर इकट्ठी हो जाएगी। लिबर्टी, इक्वलिटी का फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, कोई इंसान है जिसको आजादी तो मिल गई लेकिन बराबरी नहीं मिली, तो उसके केस के अंदर क्या है? कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे और कुछ लोग बिल्कुल ही नीचे रह जाएंगे। तो इन्होंने बोला था ये बात, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द इक्वलिटी। लिबर्टी, आजादी को बराबरी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कैसे? लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी। ना ही इक्वलिटी अलग है ना ही लिबर्टी अलग है। अलग अलग देंगे तो ये सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। डेमोक्रेसी कब आएगी? जब दोनों एक साथ मिलेगी। पूछा क्यों भाई? तो इन्होंने ये बोला कि नोर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, और ये दोनों भाईचारे से अलग नहीं किया जा सकते। इनसे पूछा इस चीज का रीजन, तो ये रीजन ये लाइन है क्या? विदाउट द इक्वलिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। जैसे इक्वलिटी मिली नहीं, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकला, कोई वैकेंसी निकली 100, हर आदमी को अप्लाई करने का अधिकार है ही नहीं, और कुछ आदमियों को अधिकार मिल गया, तो 10% लोगों को अधिकार मिल गया, तो 10% लोग नौकरी भी लग जाएंगे, पावर के अंदर भी चले जाएंगे और ऑफिसर भी बन जाएंगे, और 90% के ऊपर रूल करेंगे। तो विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी कोई काम की नहीं है। तो उन्होंने पहला इन्होंने आर्गुमेंट ये दिया। दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया इन्होंने? इक्वलिटी मिल जाए और लिबर्टी नहीं मिले तो क्या होगा? इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। यदि आपको इक्वलिटी दे दी, क्या दे दी? इक्वलिटी दे दी और लिबर्टी नहीं दी, इक्वलिटी दे दी, सभी को बराबरी दे दी और लिबर्टी नहीं दी, तो हर इंसान की एक टेंडेंसी होती है, हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव, तो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा। जैसे सभी को बराबर कर दिया क्लास के अंदर, अब क्लास के अंदर कोई टॉप भी करेगा, कोई टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर जाना चाहता है, कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है, कोई सोशोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है,
तो यदि उन सभी को इक्वली रखा और उसको आईएएस बनना चाहता है, उसको आईएएस बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कराई, तो वो उसका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कोई काम में नहीं रहेगा, वो शुरू से एंड तक इक्वली रहने वाला है। तो उसका इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, इनोवेशन नहीं आएगा सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने बोला, क्या बोला, इक्वलिटी, सभी को बराबर तो बना दिया, विदाउट द लिबर्टी, मतलब इंडिविजुअल को अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए पावर ही नहीं मिली, तो दैट विल किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, तो कोई भी इंसान काम नहीं करेगा। जैसे आजकल स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, स्टार्टअप कल्चर क्यों सक्सेसफुल हुआ, कि इंडिविजुअल को लिबर्टी मिली, तो उन्होंने इनोवेशन कर करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, जिसके कारण आज वो सक्सेसफुल है। मान लो ऐसा होता है कि इंडिविजुअल को कोई भी इनिशिएटिव लेने की आजादी नहीं होती, तो वो जैसे 10th सारे बच्चे जैसे फर्स्ट क्लास में तो सारे फर्स्ट में, सेकंड में तो सेकंड, कोई ऊपर नीचे होता ही नहीं, तो इंडिविजुअल इनोवेशन ही नहीं आएगा सोसाइटी के अंदर, सभी लोग बराबर हो जाएंगे। इनोवेशन नहीं आएगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा लिबर्टी दे दोगे और इक्वलिटी नहीं दोगे, तो इसका मतलब क्या, कुछ लोग ही रूल करेंगे, और इक्वलिटी दे दी, लिबर्टी नहीं दी, तो इनोवेशन नहीं आएगा सोसाइटी के। तो दोनों चीजें अलग अलग नहीं देखी जा सकती, दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ेगी। आगे फ्रेटर्निटी की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सब चीज दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लिबर्टी भी दी है, इक्वलिटी भी दी है और फ्रेटर्निटी भी दी है। इसीलिए दी है कि हर इंसान अपने एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज करके, लिबर्टी को यूज करके, और कोई भी इंसान को कोई दूसरा इंसान सप्रेस नहीं करे, इसलिए सभी को इक्वलिटी। आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकले तो सभी भर सकते हैं, सभी के सभी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये तो इक्वलिटी है। और लिबर्टी देखें तो आप आज कोई प्रोडक्ट बनाइए, आज आप कोई भी टैलेंट है तो उसको यूट्यूब पे डालिए, तो आपको लिबर्टी है कुछ भी काम करने की, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेमबल को बनाने वाले लोग कौन है, प्रेमबल को बनाने वाले हम खुद हैं। सबसे पहली बात तो हम किसने किसको दिए प्रेमबल, हमने खुद को खुद दिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम ये भारत देश है, इसको कैसा बनाना चाह रहे हैं, सोवरेन। सोवरेन का मतलब हमने क्या देखा, हम इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर नहीं होगी, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, सोवरेन हो गए। सोशलिस्ट, यहाँ पे जो भी काम करेंगे हम क्या है, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। जैसे एग्जांपल डीपीएसपी हमारे। सोशलिस्ट हमारा करेक्टर कैसा है, हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सॉवरेन सोशलिस्ट। सेकुलर, सेकुलर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। अब हम देखेंगे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। आगे आया डेमोक्रेटिक, डेमो और क्रेटी। डेमो मतलब पीपल, आर की मतलब रूल, कौन रूल करेगा, हमारे पीपल ही सॉवरेन होंगे, पीपल का चुना हुआ लोग ही, पीपल के द्वारा चुने हुए लोग ही रूल करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ये, डेमोक्रेसी कौन सी है हमारी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं हम, ठीक है। पंचायत के अंदर हम डायरेक्ट चुनते हैं, और देखें एमएलए एमपी के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब हम देखेंगे रिपब्लिक। अब हम आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी तक पूछ सकता है, प्रेम्बल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, ओके, थैंक यू।